भाइयों, ये अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। खटमल सेठ हमें जिंदा मार रहा है। हमें एकजुट होना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमींदार खटमल का अत्याचार नहीं चलेगा। हमारी जमीन वापस करो, वापस करो। किसानों का हक देना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमींदार का अत्याचार नहीं चलेगा। जुलूस जैसे जैसे सेठ की हवेली की ओर बढ़ रहा था, नारों की गूंज से आसमान हिल रहा था। सेठ खटमल ने जब खिड़की से देखा कि बहुत सारे किसान गुस्से में उसकी हवेली को घेरने आ रहे हैं, तो उसके पसीने छूट गए। श्यामपुर गांव में खटमल नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। वो भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनके जमीन अपने नाम कर लेते थे और फिर उन्हीं किसानों को अपने जमीन पर मजदूर बनकर रखता था और फसल काटने के बाद उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। जमींदार जी, रहम कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। भला मैं आपको पैसे कहाँ से ला कर दूं? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। पैसे दे दिए तो वे भूख से मर जाएंगे। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे मेरा हफ्ता चाहिए, अभी के अभी निकाल, वरना मार कर घसीट के बाहर फेंकवा दूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ। चुपचाप पैसे निकालता है या मार खाकर बाहर जाएगा? नौकर जबरदस्ती किसान की जेब से पैसे छीन लेता है और उसे लात मारकर हवेली से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही रोज जमींदार किसानों को मारने पीटने लगा। गांव में भूख की वजह से अकाल पड़ गया। कुछ बूढ़े और बच्चे की मृत्यु हो गई। सेठ खटमल अपने बरामदे में बैठा है। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो मैं हूं ही। इन बेवकूफों को मैं ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और मलाई मैं खाता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ और उसके नौकर खेत पर पहुंचता है, जहां बिरजू और उसकी पत्नी फसल काट रहा है। अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई क्या? इस बार तो फसल काफी लहलहा रही है। हाँ सेठ जी, ये तो हमारे मेहनत की वजह से हुआ है। अरे भाई, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तू मेहनत करे या ना करे, मेरी जमीन पर फसल तो ऐसी ही होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर पसीना ना बहाया जाए तो फसल नहीं उगती। ज्यादा मत बोल। शर्त के मुताबिक फसल निकाल और चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। मुझे बहुत काम है। जमींदार जी, ये हमारी मेहनत की फसल है। भला हम आपको क्यों दें? बदले में तो आपने हमारी कागजात पर अंगूठा लगवा लिया है। बिरजू जमींदार के हाथ पैर पड़ने लगा, लेकिन जमींदार बिरजू के मेहनत के सारे फसल उठाकर गाड़ी में लेकर चले गए। जमींदार के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। महिलाओं और बच्चों पर भी बदतमीजी और जुल्म होने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। गांव के लोग अब डर और भूख की सीमा पार कर चुके थे। मासूम बच्चों को तड़पता देख और अपने आंखों के सामने अनाज के गोदाम भरे होने के बावजूद भूखे रहने के कारण किसानों का सब्र टूट गया। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। भाइयों, ये अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। खटमल सेठ हमें जिंदा मार रहा है। हमें एकजुट होना होगा। हाँ हाँ, अब हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं।
पूरे गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। बूढ़े, जवान और यहाँ तक कि औरतें भी हाथ में लाठी और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जमींदार की लूट बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमींदार खटमल का अत्याचार नहीं चलेगा। हमारे जमीन वापस करो, वापस करो। किसानों का हक देना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जमींदार का अत्याचार नहीं चलेगा। जुलूस जैसे जैसे सेठ की हवेली की ओर बढ़ रहा था, नारों की गूंज से आसमान हिल रहा था। सेठ की हवेली पर हंगामा शुरू हो गया। सेठ खटमल ने जब खिड़की से देखा कि बहुत सारे किसान गुस्से में उसकी हवेली को घेरने आ रहे हैं, तो उसके पसीने छूट गए। अरे मंगू, जल्दी दरवाजा बंद कर। ये भूखे भेड़िए आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देख कैसे लाठियां चमका रहे हैं। सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतना जुल्म मत कीजिए, अब भुगतिए। गांव के लोग हवेली के गेट पर पहुंच गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। दरवाजा खोलो खटमल सेठ, वरना हम इसे तोड़ देंगे। हमारी मेहनत का हिसाब दो। हाँ हाँ, खोलो दरवाजा, बाहर निकलो, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। डरपोक घर में चुपके क्यों बैठा हो? नहीं खोलेंगे। तुम सब हमें मारने आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। महिलाएं भी अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जोर जोर से चिल्लाने लगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें हमारे हक चाहिए। तभी सायरन की आवाज सुनाई दी और पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। क्या हो रहा है यहाँ? चलो पीछे हटो सब। पुलिस को देखकर गांव के लोग डर के मारे चुपचाप हो जाते हैं। थोड़े शांत हुए, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ था। तभी खटमल कांपते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आता है और रोने का नाटक करते हुए कहता है, साहब देखिए, मैं इन गरीबों को काम देता हूँ, इनकी मदद करता हूँ, और ये आज मेरी ही जान लेने पर तुले हैं। साहब बचाइए मुझे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रहा है। हम इसे मारने नहीं, अपना हक मांगने आए हैं। हक मांगने के लिए लाठियों की क्या जरूरत? अगर अब किसी ने हंगामा किया तो सबको जेल में सड़ा दूंगा। चलो भागो यहाँ से। गांव वाले मायूस होकर लौट गए। पुलिस ने सेठ का साथ दिया, जिससे किसानों का दिल टूट गया। वे लोग बहुत परेशान थे कि आखिरकार क्या उस जमींदार के खिलाफ सजा होगी या फिर वे हमेशा ऐसे ही जमींदार के गुलाम बने रहेंगे। भाई अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो पुलिस भी सेठ के साथ ही है। भूख की वजह से गांव में हाहाकार मच गया था। पर तभी शहर से बिरजू का बेटा रमेश लौटा। उसने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं। बापू, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? गांव में सन्नाटा क्यों पड़ा है? बेटा रमेश, कुछ ठीक नहीं है। वो खटमल जमींदार हमें लूट रहा है। उसने चालाकी से हम अनपढ़ों को अंगूठा लगवाकर हमारी जमीनें हड़प लीं। मेहनत हमारी, फसल उसकी, और पुलिस भी उसी की सुनती है। किसानों की ऐसी स्थिति देखकर रमेश की आंखों में अंगारे दहक उठे। वो गुस्से में बोला, बापू चाचा, अब रोने से काम नहीं चलेगा। उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, कल मैं खुद उससे बात करूंगा। अगले ही दिन रमेश सेठ खटमल के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, सुना है कि आप ठेके पर किसानों को काम कराते हैं, तो आप मुझे भी काम दीजिए ना। पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। अब पढ़ा लिखा लड़का गधों की तरह खेती करेगा? नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा कर्म है। अरे हाँ ठीक है, लेकिन सुन, मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। जमींदार खटमल गहरी दिमाग में सोचने लगा। ये तो बच्चा है,
इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता बिरजू हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अब देखो मेरा कमाल। अच्छा रमेश सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा, मतलब ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से रमेश खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रमेश ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब रमेश खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ खटमल अपने नौकर मंगू के साथ पहुंचते हैं और रमेश के पास जाकर उनसे कहता है, अरे रमेश, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। हाँ? मंगू, इसने तो इस बार आलू लगाया है। हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। जमींदार जी, ले जाइए आपका हिस्सा। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह रमेश ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सब आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के हिस्से में छोड़ आया। गांव के लोग रमेश की बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उधर जमींदार और उनके नौकर बहुत परेशान था। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये रमेश का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद रमेश दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो जमींदार जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोल, मेरा ये शर्त मंजूर है? अच्छा ठीक है सेठ जी, मंजूर है। इस बार निचला भाग आप ही का होगा। इस तरह रमेश सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। किशन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ गया। आने दो अब उस सेठ को, फिर मजा चखा दूंगा उसको। कुछ दिन के बाद सेठ खटमल खेत आता है। जैसे ही सेठ रमेश के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराना शुरू हो गया। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपके शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह रमेश अपनी होशियारी से सेठ खटमल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस बच्चे का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया।
तुम सही कह रहे हो मंगू, मैं उसको बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूँ कि ये सेठ खटमल क्या चीज है। रमेश ने गेहूं की कटाई की और सारे फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। रमेश और उसका पिता बिरजू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस बार भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा खुरापाती दिमाग लगाता है। बेटा, सोच समझकर काम करना। वे जमींदार बड़ा ही चतुर आदमी है। हाँ बापू, जमींदार को जितनी चालाकी करना है करने दो, क्योंकि आपके बेटे भी उससे कम नहीं है। ये बोलकर रमेश उस जमींदार के पास दोबारा पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ खटमल हूँ। हाँ, मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो, जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रख लड़के। ये क्या हो रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना? बच्चे चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? रमेश कुछ पल सोच में डूब गए, फिर कहा, हाँ ठीक है सेठ जी, बिल्कुल मंजूर है, जैसा आप कहें। चलो मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर रमेश घर चला जाता है। क्या तूने शर्त मान ली? अब बता तू क्या करेगा? कुछ सोचा है या फिर तूने ऐसे ही कह दिया? हाँ बेटा, तुझे ये शर्त शिकार नहीं करना चाहिए था। तुझे उस जमींदार की शैतानी दिमाग के बारे में पता नहीं है। वो भली भांति जानता है कि हम जैसे किसानों को कैसे मूर्ख बनाया जाए। डोंट वरी चाचा बापू, आप बिना वजह की ही इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको इस रमेश पर जरा सा भी विश्वास है तो देखिए ना आगे क्या होता है। ये बोलकर वो फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है और इस बार वो कुछ अलग लगाने की सोच रहा है। मैंने सबको कह तो दिया, लेकिन ऐसी कौन सी फसल है जिससे ऊपरी और निचली भाग को छोड़कर बीच वाले भाग को खाया जाता है? क्या लगाऊं कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अब देखना सेठ जी, मैं अपना शर्त कैसे पूरा करता हूँ। ये बोलकर रमेश फसल लगाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और मंगू दोनों दोबारा रमेश के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार रमेश का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा मंगू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो बिरजू का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत पर पहुंचते हैं, अरे सेठ जी, ये रमेश तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस रमेश बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ बस कर,
मैं हार गया, तू जीत गया मेरे बाप। शायद ये हमारी ही कर्मों का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है मैं वो सब वापस कर दूंगा। मेहनत करता है, ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए। इस तरह गांव के लोग रमेश की अपनी मेहनत और चतुराई देखकर खुश हुए। उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।